नमस्ते छात्रों। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है का व्याख्यान करेंगे, जो कि भाग 1 है, जिसमें हम देखेंगे अनुभाग 2.1 से लेकर 2.1.1 तक। आइए देखते हैं। यह एक अस्वीकरण है। आज का हमारा उद्देश्य है कि आप इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप समझ पाएंगे मिश्रण की प्रकृति और मिश्रणों के विभिन्न प्रकार कि मिश्रण क्या होता है, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, ये आप समझ पाएंगे आज के व्याख्यान के बाद। आज के इस व्याख्यान में जो विषय शामिल है एनसीईआरटी के अनुसार, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले अपना परिचय, उसके बाद हम देखते हैं अनुभाग 2.1 जो कि मिश्रण क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे 2.1.1 जो कि मिश्रणों के प्रकार, फिर हम इंटेक्स्ट पाठ्यनिहित प्रश्न 1 जो कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 है उसको हम हल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पाठ्यनिहित प्रश्न 2 और आखिरी में हम एक सारांश देखेंगे कि आज के इस व्याख्यान में हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थों का अवलोकन। हमारे दैनिक जीवन जिंदगी में हमारे आने वाली कुछ चीजों के बारे में हम कुछ निरीक्षण करते हैं, जो कि देखकर हम बताएंगे कि किस तरह का पदार्थ है। आपने देखा होगा अधिकांश पदार्थ मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से के रूप में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ देखते हैं वह एकल पदार्थ नहीं होता, बल्कि विभिन्न पदार्थों का संयोजित होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ मिश्रण है, जैसे कि समुद्री जल। समुद्री जल में आपने देखा होगा बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मतलब उसके अंदर पानी खारा होता है, नमक होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। समुद्री जल के अंदर सिर्फ एक पानी नहीं होता। तो इसी वजह से समुद्री जल क्या है, हमारा एक मिश्रण है। खनिज आपने देखा होगा, खनिज होते हैं बहुत सारे, वो उसके अंदर सिर्फ एक ही पदार्थ नहीं, बहुत सारे पदार्थों से बनके खनिज होता है। और साथ ही मिट्टी भी देखा होगा, मिट्टी के अंदर रेत, मिट्टी और भी चीजें होती है। उस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा एक मिश्रण हो गया, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक अशुद्ध पदार्थ मिले हुए हैं। ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले मिश्रण के उदाहरण है। चलिए समझते हैं कि पदार्थ को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण हमें पदार्थ के विभिन्न प्रकार और उनके गुणों को समझने में मदद करता है। पदार्थ को 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के अणु मौजूद है, यानी कि सिर्फ एकल, तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। दूसरा पदार्थ का वर्गीकरण है मिश्रण, यानी कि जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का संयोजन। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? सामान्य उपभोग्य वस्तुओं की शुद्धता का निर्णय हम कैसे करते हैं? इसमें हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल है, जैसे दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले, मिनरल पानी और बाजार से खरीदा गया जूस। आप ये देखते हो, ये एक ही तरह का होता है, इसके अंदर कुछ मिलावटें नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पदार्थ है, तो इसको हम किस वर्गीकरण में रखेंगे? शुद्ध पदार्थ की वर्गीकरण में। आपने देखा होगा पैकेजिंग पर अक्सर शुद्ध के रूप में अंकित होता है, जैसे शुद्ध घी, शुद्ध नमक, शुद्ध दूध। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसमें एक तरह का पदार्थ है, यानी कि शुद्ध नमक, इसके अंदर कोई और अदर
पदार्थ मिलावट नहीं है। शुद्ध घी, इसके अंदर कोई और घी या दूसरे तरह का कोई वसा मिलावट नहीं है। उसी तरीके से शुद्ध दूध, इसके अंदर कोई और पानी या अदर तरह का कुछ मिलावट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। सामान्य प्रयोग में आप देखते हैं एक आम व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है मिलावट रहित, जिसके जैसे शुद्ध दूध, शुद्ध घी। अब आइए हम शुद्ध पदार्थों की अवधारणा के साथ आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक शब्दों में एक शुद्ध पदार्थ को केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनी हुई चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही प्रकार के कण मौजूद हो, उस पदार्थ को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ के सभी घटक कण अपनी रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं। यह एक रूपता ही वह है जो वैज्ञानिक रूप से किसी पदार्थ को शुद्ध बनाती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं नमक। नमक के अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक ही प्रकार की कण है। जैसे और भी हम उदाहरण देख सकते हैं चीनी। चीनी में क्या होता है हमारा? ग्लूकोज, यानी कि इसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही शामिल है। तो जैसे कि हमने देखा सोडियम क्लोराइड और चीनी, ये पदार्थ हमारे शुद्ध हैं। इनमें केवल एक ही प्रकार के कण मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए हम दूध का उदाहरण से समझते हैं। दूध वास्तव में पानी, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। इसका मतलब यह है कि दूध रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं है। अब आप समझ रहे हैं? मतलब पैकेजिंग पर लिखा तो रहता है शुद्ध दूध, बट वो शुद्ध दूध रासायनिक परिभाषा से नहीं है, क्योंकि रासायनिक परिभाषा कहती है कि शुद्ध पदार्थ केवल वही है जिसके अंदर एक कण है, जबकि दूध के अंदर तो पानी, वसा, प्रोटीन, इन सब का मिश्रण है। तो इसका मतलब यह शुद्ध नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के कणों से बना हुआ है। दूध में एक ही प्रकार के कण नहीं होते। दूध में पानी, वसा और प्रोटीन के कण मौजूद होते हैं। आइए अब हम समझते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिलाया जाता है। यह मिश्रणों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यह उन्हें यौगिकों से अलग करता है जहां पदार्थ रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। यहाँ हमारे पास एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का हरा रंग का एक शुद्ध पदार्थ है और साथ में हमने उसको मिलाया एक गहरे हरे रंग के पदार्थ से। तो यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग शुद्ध पदार्थ है और हमने इन दोनों को एक अनुपात में मिला दिया और हमारे पास क्या बन गया? मिश्रण, जो कि इस तरीके से है। तो मिश्रण जब दो शुद्ध पदार्थों को, अलग अलग शुद्ध पदार्थों को बनाकर बनाया जाता है। आइए अब हम मिश्रण के साथ आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है उनको अलग अलग करना। मिश्रण कब बनता है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम मिलाते हैं। तो अगर हम मिश्रण को अलग के पदार्थों को अलग करें तो हमें क्या मिलेंगे? शुद्ध पदार्थ मिलेंगे। तो आइए समझते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण यानी कि एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। भंग नमक, एक जो सामान्य खाने का नमक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? वाष्पीकरण कर रहे हैं, यानी कि सीधा सॉलिड से, मतलब उसको लिक्विड द्रव से गैस में कर रहे हैं। वाष्पीकरण कर रहे हैं के माध्यम से क्या होता है? पानी तो उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो सिर्फ नीचे हमारा क्या रह जाएगा? सिर्फ नमक। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिससे पानी को हटा दिया जाता है, जिससे नमक पीछे रह जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा नमक है, वो खुद में क्या एक शुद्ध पदार्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? संगठन एक समान होता है और गुण भी सुसंगत होते हैं। सोडियम क्लोराइड तो घटक नहीं हुआ, मतलब वो तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ही रहा नमक। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध पदार्थ, सोडियम क्लोराइड स्वयं एक शुद्ध पदार्थ है।
शुद्ध पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड को भौतिक विधियों द्वारा उनके रासायनिक घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बंधे होते हैं। इसीलिए शुद्ध पदार्थ मिश्रण के घटक हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं शीतल पेय और मिट्टी। ये शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि ये कई घटकों के मिश्रण से बने होते हैं। आइए हम शुद्ध और मिश्रण के बीच तुलना करते हैं। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। सभी अवयवी कण अपनी रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं। यह एक रूपता ही है जो किसी पदार्थ को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध बनाती है। उदाहरण के लिए नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड और चीनी जैसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं क्योंकि वे पूरे में केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनके उदाहरण जो कि है नमक और चीनी। नमक और चीनी अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। ये इनके कण एक समान है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। मिश्रण पदार्थ में क्या होता है? मिश्रण एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब मिश्रण के अंदर विभिन्न कण होते हैं। उदाहरण के लिए धूल, मिट्टी और समुद्र का पानी। हम एक गतिविधि 2.1 का अन्वेषण करने जा रहे हैं जो हमें मिश्रणों के प्रकार की पहचान और उनके बीच अंतर करने में मदद करेगी। आइए अब हम समझते हैं क्रियाकलाप 2.1। सबसे पहले हम इसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं कि हम प्रयोग करने के लिए कक्षा को समूहों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हमने कक्षा को 4 समूहों में बांटा, A, B, C और D, ताकि विभिन्न मिश्रणों का अवलोकन किया जा सके। सबसे पहले समूह A, जिसमें एक बीकर में 50 ml पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट पाउडर डालें और उसको अच्छी तरह से मिलाएं। समूह B को क्या करना है? एक बीकर में 50 ml पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट डालें और उसको अच्छी तरह से मिलाएं। समूह C और D को क्या करना है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक की अलग अलग मात्राएं लें और मिश्रण बनाने के लिए घटकों को मिलाएं। प्रत्येक मिश्रण के रंग और बनावट में एक रूपता का प्रेक्षेपण करें। आइए इस गतिविधि को देखते हैं। हम इन प्रेक्षेपण करते हैं कि हमने इस क्रियाकलाप में क्या क्या अवलोकन किया। सबसे पहले समूह A और B को देखते हैं। मिश्रणों में पूरे एक समान संरचना होती है। इसका मतलब घटक समान रूप से वितरित होते हैं और आप अलग अलग हिस्से नहीं देख सकते। जब आपने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट 50 ml की बीकर में मिलाया तो पूरा मिल गया, यानी कि आपको पूरा एक समान जल दिख रहा है, कहीं भी आपको अंतर नहीं दिख रहा है, उसके कण अलग अलग आपको नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ समूह बी ने क्या करा? 2 चम्मच मिलाया था कॉपर सल्फेट, तो उनका भी एक समान ही आया है, यानी कि उनके भी कण अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि विलयन सजातीय है, यानी कि सजातीय मतलब सामान्य मिश्रण, जहाँ पे मिश्रण जो होता है हमें एक समान दिखता है और वो अलग अलग दिखाई नहीं देता है। हालांकि यहाँ तक कि ये समरूप होते हैं, तब भी समूह A और समूह B के घोलों के बीच रंग की तीव्रता अलग अलग है। यह अंतर प्रत्येक घोल में तांबे के सल्फेट की मात्रा के अलग अलग होने के कारण है, क्योंकि समूह A ने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था और समूह B ने 2 चम्मच डाला था। 2 चम्मच डालने की वजह से उसकी मात्रा ज्यादा है तो उसका रंग तीव्र आया है, और जबकि समूह A का रंग अलग आया, पर दोनों
एक समान है क्योंकि उनके मिश्रण को हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि उनके कण एक समान घुले हुए हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं समूह सी और डी के मिश्रणों में भौतिक रूप से भिन्न भाग होते हैं। मतलब जो मिश्रण किया है समूह सी और डी ने, उनके मिश्रण अलग अलग से दिखाई दिए जा रहे हैं। तो इस को हम क्या बोलते हैं? असमान संगठन, यानी कि इस मिश्रण को हम असमान संगठन कहेंगे। इनका गठन समान रूप से वितरित नहीं होता है। इन मिश्रणों को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। आइए इस गतिविधि विधि को हम आगे जारी रखते हैं। अब हम इसका परिणाम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि समांगी मिश्रण जैसे समूह ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के पूरे में समान संगठन होती है, लेकिन उसकी सांद्रता और रंग की तीव्रता भिन्न हो सकती है, जिसका अर्थ है कि विलय की मात्रा अलग अलग हो सकती है, भले ही मिश्रण एक जैसा दिखाई दे। समांगी मिश्रणों के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे पानी में घुला हुआ नमक या फिर पानी में घुली हुई चीनी। दोनों ही मामलों में विलय पूरे विलायक में समान रूप से वितरित होता है, जिससे मिश्रण एक समान दिखाई देता है। विषमांगी मिश्रण जैसे समूह सी और डी द्वारा तैयार किए गए की असमान संगठन होते हैं, जिससे में भौतिक रूप से अलग अलग भाग होते हैं। इसका अर्थ है कि आप मिश्रण के भीतर अलग अलग भाग या अवस्थाएं देख सकते हैं, जो समांग मिश्रणों के विपरीत है। विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और लोहे के बुरादे का मिश्रण, नमक और सल्फर का मिश्रण, और तेल और पानी। आपने देखा होगा तेल और पानी अलग अलग दोनों तैर रहे होते हैं, यानी कि उनका आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब आपको नग्न आंखों से दिख रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। जबकि नमक और चीनी का घोल एक समान होता है, आपको पता नहीं चलता है कि इसमें नमक कहाँ है, वो एक समान हो जाता है। आइए अब हम मिश्रणों का वर्गीकरण को देखते हैं। मिश्रणों को उनकी संरचना की एक रूपता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है दो प्रकार से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में अलग अलग हिस्से नहीं दिखते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में हम शुद्ध पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं। आइए अब हम समांगी मिश्रण की अवधारणा से परिचित करते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है? एक पूरे में समान संरचना होती है, यानी कि आप उनके कण एक समान रूप से वितरित होते हैं। उसमें आप देख नहीं पाते अलग अलग कण की, आपको अलग अलग कण का पता नहीं चलता है, आपको पूरा एक समान कण दिखाई देते हैं। समांग मिश्रण के कण इतने अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं कि वे एक दूसरे से पहचाने नहीं जा सकते, और इसीलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता। आइए कुछ समांग मिश्रणों के उदाहरण देखते हैं, जिनमें शामिल है पानी में घुला हुआ नमक, चीनी का विलयन, वायु और मिश्र धातु। वायु में आप देखते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैस मिली होती है, आपको सब एक समान दिखाई देते हैं, आप अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो वायु किस मिश्रण में वर्गीकृत किया गया? समांगी मिश्रण में। आइए हम इसको और समझते हैं। अब हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण। ये मिश्रण है जहां संगठन पूरे में एक समान नहीं होता। आइए इसका अर्थ और विस्तार से समझते हैं। विषमांगी मिश्रणों की एक प्रमुख विशेषता है कि उनका संगठन असमान होता है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न घटक मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। इनमें भौतिक रूप से भिन्न भाग होते हैं और हमें इसके घटकों को देख सकते हैं। इसका मतलब कि आप उनको वास्तव में उन विभिन्न घटकों को देख सकते हैं, जैसे दाल और मिट्टी का मिश्रण, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड और लोहे के बुरादे का मिश्रण। ये क्या है? हमारे विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। आप दोनों को अलग अलग देख सकते हैं।
आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है पानी और रेत। जब आप पानी और रेत को मिलाते हैं तो क्या होता है, रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर, यानी कि आपको दोनों दिख रहे होते हैं। उसी प्रकार अगर आप पानी और नमक को मिलाते हैं तो हमारा पानी और नमक पूरी तरीके से घुल जाता है पानी में, तो हम नमक के कण नहीं देख पाते पानी के अंदर। तो हमें क्या दिखता है, सारा सेम, ऊपर से लेके नीचे तक का पानी हमें कैसा दिखता है, एक समान रूप से दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, जबकि पानी और रेत का मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। आइए अब हम क्रियाकलाप 2.2 देखते हैं, जिसमें हमें देखना है विलयन, निलंबन और कोलाइड में भेद करने की विधि। आइए अब हम इस गतिविधि की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कक्षा को 4 समूह में विभाजित करें, ए, बी, सी और डी। प्रत्येक समूह को काम करने के लिए अलग अलग नमूने मिलेंगे। चलिए सबसे पहले नमूने वितरित करते हैं। समूह ए को हमने दिया है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल। यह हमें देखने में मदद करेगा कि घुलनशील पदार्थ की थोड़ी मात्रा पानी में कैसे घुलती है। समूह बी को हमने दिया 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट। इससे आप ये समझ पाएंगे कि पानी में अधिक मात्रा में विलय का क्या प्रभाव पड़ता है। समूह सी है हमारे चॉक पाउडर या गेहूं का आटा, जिससे हमें ठोस के व्यवहार के बारे में पता लगेगा कि जो पानी में आसानी से घुल नहीं जाता। समूह डी को दूध या स्याही के कुछ बिंदु, जो ये हमें समझने में मदद करेगा कि वे तरल पदार्थ जो पानी में पूरी तरह घुल नहीं जाते, पानी में कैसे व्यवहार करते हैं। प्रत्येक समूह अपने नमूने को पानी में मिलाएगा और एक कांच की छड़ी का उपयोग करके इसे मिश्रण के लिए ठीक से मिलाएगा। यह कदम पानी के साथ पदार्थों को कैसे मिलाया जाता है, इसे देखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि मिश्रण में कण अब भी दिखाई दे रहे हैं या नहीं। यह अवलोकन हमें पहचानने में मदद करेगा कि एक मिश्रण विलयन, निलंबन या कोलाइड है। आइए देखते हैं इस गतिविधि को। सबसे पहले हम इसकी प्रक्रिया के चरणों को जारी रखते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर से होकर डालें। यानी कि आपको एक बीकर लेना है, उसमें एक टॉर्च से बीकर के माध्यम से प्रकाश की किरण भेजें और देखें कि क्या प्रकाश पथ दिखाई दे रहा है। यह एक शास्त्रीय परीक्षण है जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, जो हमें कोलाइड्स की पहचान करने में मदद करता है क्योंकि वे प्रकाश को फैलाते हैं। अगला चरण यह है कि हम कुछ मिनटों के लिए मिश्रणों को अव्यवस्थित छोड़ दें और देखें कि क्या कण बस जाते हैं। यह चरण हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या मिश्रण एक निलंबन है, क्योंकि निलंबन में कण होते हैं जो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण बस जाते हैं या बैठ जाते हैं। अंतिम चरण में मिश्रणों को फिल्टर करना है और फिल्टर पेपर पर अवशेष के लिए जांच करना शामिल है। यह हमें निलंबन की पहचान करने में मदद करेगा क्योंकि वे आमतौर पर अवशेष छोड़ देते हैं, घोल और कोलाइड के विपरीत। अब हमारे पास एक छवि है जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को दिखाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक मुड़ा हुआ छानक पात्र लिया है यहाँ पर, और छानक पात्र को हम शंकु की के फॉर्म में ले लेंगे और इसको हमने एक परख नली के ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे ये हमारी कीप है। यहाँ पे हमने कांच की छड़ से छानक पात्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव हम यहाँ पे डालेंगे और वो द्रव नीचे आएगा, छना हुआ द्रव, और जो भी हमारा अगर मिश्रण होगा तो वो ऊपर यहाँ पे छन जाएगा। आइए अब हम इसको आगे और समझते हैं, इसका प्रेक्षेपण देखते हैं। सबसे पहले समूह ए और बी, हम दो अलग अलग समूह ए और बी के मिश्रण का निरीक्षण कर रहे हैं और हम उनकी विशेषताओं की तुलना करेंगे। छवि समूहों द्वारा उपयोग की गई फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को दिखा रही है।
सबसे पहले में क्या होता है, कर्ण दिखाई नहीं देते हैं। ग्रुप ए और बी का पहला अवलोकन यह है कि मिश्रण में कर्ण दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि मिश्रण संबद्ध समांगी है, जहां कर्ण इतने छोटे हैं कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। दूसरा है, प्रकाश की किरण मिश्रण से होकर जाती है तो दिखाई नहीं देती, यानी कि प्रकाश की किरण उस बीकर के मध्य में नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब कण पूरी तरीके से मिले हुए हैं, जो वास्तविक विलयनों की विशेषता है। मिश्रण स्थायी है, कोई कण नीचे नहीं बैठ रहे। इसका सुझाव यह है कि मिश्रण समान रूप से वितरित है और समय के साथ अलग नहीं होते हैं, जो समाधानों की विशेषता है। अंत में फिल्टर पेपर पर भी कोई अवशेष नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब मिश्रण को फिल्टर किया जाता है तो पीछे कुछ भी नहीं रहता, जो पुष्टि करता है कि कण पूरी तरीके से विलयन में घुल चुके हैं। आइए इसी क्रियाविधि को हम आगे जारी रखते हैं। अब हम प्रेक्षण करेंगे समूह सी का। समूह सी के मिश्रण में कण दिखाई देते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रकाश किरण दिखाई दे रही है, जो टिंडल प्रभाव को इंगित करती है। यह एक परिघटना है जहां कोलाइड या निलंबन में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश पथ दिखाई देता है। अगर आप बीकर में से प्रकाश की किरण पास करते हैं तो हमें प्रकाश की किरण दिख रही है। इसका मतलब वो कण एक समान घुले नहीं हुए हैं। कुछ समय बाद कण क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निलंबन। यानी कि ये मिश्रण क्या है, एक निलंबन है, क्योंकि निलंबन में कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर पर एक अवशेष मौजूद है। इसका मतलब यह है कि मिश्रण को जब फिल्टर किया जाता है तो कण बड़े होते हैं और फिल्टर द्वारा पकड़े जाने के लिए पर्याप्त होते हैं, जो एक निलंबन की विशेषताओं की ओर पुष्टि करता है। आइए इसी क्रियाकलाप को हम जारी रखते हैं और इसका एक प्रेक्षण देखते हैं समूह डी के लिए। समूह डी के कर्ण दिखाई नहीं देते। इनका पहला अवलोकन यह है कि इनके जो कर्ण है वो दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह है कि मिश्रण समवत है, यानी कि एक समान है, क्योंकि कर्ण नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। अगला निरीक्षण यह है कि प्रकाश किरण दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि मिश्रण प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकता है, जो गुण अक्सर कॉलॉइड्स पे देखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिश्रण स्थिर है और कण बैठे नहीं जाते, नीचे नहीं बैठते। इसका सुझाव है कि मिश्रण समय के साथ लगातार बना रहता है, बिना अलग हुए, जो एक कोलॉइड्स का एक गुण है। अंत में हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर पर कोई अवशेष नहीं है। इसका मतलब यह है कि कण फिल्टर से गुजरने के लिए भी पर्याप्त रूप से छोटे हैं, जो इस बात की ओर समर्थन करते हैं कि यह एक कोलाइड है। आइए इसी क्रियाकलाप को आगे और चर्चा करते हैं। अब हम इस गतिविधि का परिणाम देखते हैं। समूह ए और बी के परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने सच्चे घोल का विलयन बनाया है। इसका मतलब है कि पदार्थ पूरी तरीके से घुल गया है, जैसे चीनी पानी में घुलती है, जिससे एक स्पष्ट मिश्रण प्राप्त होता है। समूह सी ने दृश्य कणों के साथ एक निलंबन बनाया, जो समय के साथ बैठ जाता है। जैसे पानी में रेत मिलाते तो रेत अंत में नीचे बैठ जाता है। और समूह डी के परिणाम आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक कोलॉइडल घोल बनाया है, जहां कण बैठते नहीं है बल्कि प्रकाश को बिखराते हैं। यह क्रियाकलाप अंतःकरणों की दृश्यता, स्थिरता और निस्पंदन के आधार पर विलयनों, निलंबनों और कोलॉइडों के बीच के अंतर को स्पष्ट कराती है। यह हमें समझाने में मदद करता है कि मिश्रण विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अलग अलग व्यवहार करता है। अब हम विभिन्न पृथक्करण तकनीकों का उपयोग करने जा रहे हैं। ये तकनीकी हमें मिश्रणों को उनके व्यक्तिगत
व्यक्तिगत घटकों में अलग करने में मदद करती है। हम जिस पहली तकनीकी के बारे में चर्चा करेंगे वह है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि है। यह एक तरल से एक अघुलनशील ठोस को फिल्टर पेपर और कीप का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया है। फिल्टर पेपर एक बैरियर के रूप में काम करता है जो द्रव को गुजरने देता है, जबकि ठोस कणों को फंसा लेता है। जैसे से द्रव फिल्टर पेपर से गुजरता है तो ठोस कण अवशेष के रूप में पीछे छूट जाते हैं। फिल्ट्रेशन का उपयोग करके हम एक मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। उदाहरण, पानी से रेत को अलग करना। अगर आप पानी के रेत का मिश्रण आप फिल्टर करेंगे तो पानी तो बह जाएगा और जो रेत होगा वो हमारा फिल्टर पेपर पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, पानी से हमने रेत को अलग कर दिया। दूसरा तरीका है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का उपयोग किसी घोल में घुले हुए ठोस को तरल से अलग करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए घोल को गर्म किया जाता है। वाष्पीकरण के दौरान विलायक को, जो आमतौर पर एक तरल होता है, को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह वाष्पित नहीं हो जाता, जिससे घुला हुआ ठोस पीछे छूट जाता है। यह विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है जब हम ठोस को एकत्र करना चाहते हैं और विलायक को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि वो वाष्पीकरण करके उड़ जाता है विलायक और वो वाष्प बन गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या एकत्रित रह जाएगा, ठोस। उदाहरण के लिए, पानी के वाष्पित होने तक गर्म करके खारे पानी से नमक प्राप्त करना। आप खारे पानी को उबालिए, उससे क्या होगा, पानी तो उबल के वाष्प बन जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, नमक। तो इससे हमने खारे पानी से नमक को अलग प्राप्त कर लिया। आइए अब हम और तकनीक देखते हैं। अगली तकनीक है आसवन। यह रसायन विज्ञान में घटकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करने के लिए एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। आसवन दो तरल पदार्थों या एक तरल या एक ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह इसलिए काम करता है क्योंकि विभिन्न पदार्थों के विभिन्न क्वथनांक होते हैं, जिससे हम उन्हें प्रभावी ढंग से अलग कर सकते हैं। मिश्रण को गर्म किया जाता है, यहाँ पर कम क्वथनांक वाला घटक पहले वाष्पीकृत हो जाता है और फिर उसको संघनित होकर द्रव में वापस बदल दिया जाता है। उदाहरण, जल से अल्कोहल को पृथक करना या जल को शुद्ध करना। इसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं और उद्योगों में करते हैं। अगली तकनीक है हमारी क्रोमेटोग्राफी। यह विधि तरल या गैस में घुले हुए विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। क्रोमेटोग्राफी कार्य करती है मिश्रण के घटकों को कागज जैसे स्थिर माध्यम पर अलग अलग गति से चलने की अनुमति देकर। इस गति में अंतर के कारण पदार्थों का पृथक्करण होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, स्याही में वर्णकों या रंगाई में रंगों का पृथक्करण करना। यह तकनीक रासायनिक विश्लेषण और अनुसंधान में बहुत उपयोगी है। आइए और तकनीकें देखते हैं। अगली तकनीक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, निस्तारण। यह विधि अक्सर उन मिश्रणों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है जहां एक घटक भारी होता है और नीचे बैठ जाता है। एक ठोस से किसी अन्य सघन तरल पदार्थ से जो नीचे बैठ जाता है, उस तरल पदार्थ को धीरे से उतारना। उदाहरण के लिए, स्थिर होने के बाद पानी से तेल को या रेत से पानी को अलग करना। ये निस्तारण तकनीक से निकाला जा सकता है।
आइए हम अगली तकनीक पर बढ़ते हैं, जो कि है अपकेंद्रण। यह विधि घटकों को उनके घनत्व के आधार पर अलग करने के विशेष रूप से उपयोगी होती है। मिश्रण को उच्च गति से घुमाकर मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जिसका ज्यादा घनत्व होगा वो जल्दी से नीचे बैठ जाएगा और जो कम घनत्व का होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो हम इस अपकेंद्रीकरण तकनीक में हम देखते हैं कि मिश्रण को हम उच्च गति से घुमाते हैं, जिसके कारण घटक अपने घनत्व के आधार पर अलग अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अपकेंद्री बल अधिक घन वाले कणों को बाहर की ओर और नीचे की तरफ धकेल देता है। भारी कण नीचे बैठ जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर रहते हैं। उदाहरण, दूध से क्रीम को या रक्त घटकों को अलग करना। यह तकनीक दूध उपयोग और चिकित्सा प्रयोगशाला में मिश्रणों को कुशलता पूर्वक अलग करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। आइए हम और तकनीकें देखते हैं। अगली तकनीक है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण नामक तकनीक को हम गैर चुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए विशेष रूप से उपयोग करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में चुंबक का उपयोग चुंबकीय सामग्री को गैर चुंबकीय सामग्री से अलग करने के लिए किया जाता है। यह सामग्री को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर छांटने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए लोहे के बुरादे को रेत से अलग करना। अगर आपके आसपास लोहे का बुरादा और रेत का मिश्रण है तो आप एक चुंबक का उपयोग करके लोहे के बुरादे को रेत से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो लोहे का बुरादा क्या होगा, चुंबक से चिपक जाएगा और रेत नहीं चिपकेगा, तो रेत अलग हो जाएगा और लोहे का बुरादा अलग हो जाएगा। तो इस चुंबकीय पृथक्करण से हम क्या देखते हैं कि जो चुंबकीय सामग्री होती है वो अलग हो जाती है गैर चुंबकीय सामग्री से। अगली तकनीकी है ऊर्ध्वपातन। यहाँ इस प्रक्रिया में उन ठोस पदार्थों से संबंधित जो द्रव प्रावस्था से गुजरे बिना सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का अद्वितीय गुण होता है, जहां वे सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम इस घटकों को भी अलग अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन ऐसे ठोसों को मिश्रण से अलग कर सकता है। आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन और रेत। तो आयोडीन और रेत का जब मिश्रण होगा तो उसमें अगर हम ऊर्ध्वपातन करेंगे तो आयोडीन सीधा ठोस से गैस अवस्था में चला जाएगा, जिससे वो उड़ जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ रेत। तो हमने दोनों अलग अलग कर लिए घटक। आइए अब हम देखते हैं पाठ्यांश प्रश्न 1। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पदार्थ से क्या तात्पर्य है, क्या पदार्थ से क्या समझते हैं। आइए इसका हल देखते हैं। पदार्थ की सबसे पहले हम परिभाषा का अन्वेषण करेंगे। द्रव्य का रूप जिसकी एक समान और निश्चित संगठन होता है उनको हम पदार्थ कहते हैं। एक पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का कण होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पदार्थों को मिश्रणों से अलग करता है जिसमें कई प्रकार के कण होते हैं। पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण का बना होता है। संपूर्ण रूप से एक समान रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। तो पदार्थ के अंदर दोनों रासायनिक और भौतिक एक समान से होते हैं, अलग अलग नहीं होते। यह या तो एक तत्व हो सकता है या फिर एक यौगिक हो सकता है। अगर तत्व यौगिक है तो ऑक्सीजन या अधिक जटिल जैसे वो हो गए हमारे यौगिक, और सिर्फ एक ही उसमें पदार्थ है तो उसको हम बोलते हैं तत्व। उदाहरण के लिए अब हम समझते हैं। पहला उदाहरण है शुद्ध जल। यह सामान्य पदार्थ है जो हम रोजाना में देखते हैं, तो इसका संगठन एक समान होता है। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन एक तत्व है, यह दिखाता है कि किसी पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण हो सकते हैं। और अंतिम उदाहरण है हमारा सोडियम क्लोराइड या लवण। यह एक यौगिक है क्योंकि पदार्थ में एक से अधिक तत्व का निश्चित अनुपात में संयोजन से ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया है।
आइए अब हम देखते हैं पाठ्यांश प्रश्न 2, जिसमें पूछा गया है समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच अंतर के बिंदुओं को सूचीबद्ध करें। चलिए अब हम इसका हल देख लेते हैं। अब हम एक विस्तृत तालिका देख सकते हैं जहाँ पे हमें समांगी और विषमांगी मिश्रणों की तुलना करती है। इसमें उपस्थित संरचना, कर्ण, आकार, उदाहरण और पृथक्करण विधियों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए नमक जैसा समांगी मिश्रण पूरी तरह से समान होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो क्या होता है जो दिखाई नहीं देते, ये पानी में आसानी से घुल सकता है और इसका पृथक्करण करना मुश्किल होता है। जबकि गंदे पानी नी और जैसे विषमांगी मिश्रण में अलग अलग भाग दिखाई देते हैं, तो बड़े कण होते हैं जो नंगे आंखों से दिखाई देते हैं। इनका भौतिक रूप से पृथक्करण करना आसानी से होता है। यह तालिका हमें यह स्पष्ट करती है कि ये दोनों प्रकार के मिश्रण विभिन्न तरीकों से कैसे भिन्न है। जैसे हम समांगी मिश्रण के विशेषताएं देखें तो इसमें क्या होता है, दिखावटी रूप से एक समान, पूरे में एक समान संगठन होता है। इनके बहुत छोटे छोटे कण होते, दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए पानी में घुला हुआ नमक। और पृथक्करण विधियां क्या होती है, भौतिक रूप से अलग करना मुश्किल। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक समान से कण नहीं होते, उनके अलग अलग कण दिखाई देते हैं। विभिन्न भागों में भिन्न संगठन होता है, बड़े कण होते हैं। और गंदा पानी, सलाद, ये सारे हमारे किसके उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण के। और इनको भौतिक रूप से अलग करना आसान होता है। आइए आज के इस व्याख्यान में हमने क्या क्या सीखा, हम उसका एक सारांश देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा था शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कोई भी मिलावट या संदूषण नहीं होता। दूसरा, इसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। उदाहरण के लिए हमने देखा था नमक और चीनी। वहीं फिर हमने पढ़ा था मिश्रण। मिश्रण होता है जहां पे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर बनाए जाते हैं। इनका घटक भौतिक रूप से किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। इसका मतलब यह है कि मिश्रण की प्रकृति को बदले बिना विभिन्न घटकों का अनुपात अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हमने देखा था मिट्टी और समुद्री जल, जो कि मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद हमने मिश्रण को वर्गीकृत किया था दो प्रकार से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हमने देखा था कि उनमें एक समान संरचना होती है पूरे में। उदाहरण के लिए पानी में चीनी का घोल। अगर आप चीनी को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक समान घोल बन जाता है जिसमें आप चीनी को अलग नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर विषमांगी मिश्रण में असमान संरचना होती है, जैसे उदाहरण के लिए पानी में तेल। धन्यवाद।